चलिए बच्चे, अब हम अगले कॉन्टिनेंट की ओर चलते हैं और हमारा अगला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ये देख सकते हैं मैंने अफ्रीका का मैप भी बना दिया है। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले अफ्रीका की एक खूबी जानिए कि अफ्रीका को दरअसल कहा क्या जाता है। याद रखिए, अफ्रीका को पठारों का महाद्वीप कहते हैं। पहले याद रखिएगा बच्चे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बता दूं कि इसे पठारों का महाद्वीप कहते हैं। पठारों का महाद्वीप, इसे ही अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप भी कहते हैं। यह सिंपल सी बात है बच्चे, अभी आप यही जानिए कि इसे पठारों का महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए मैं आगे चीजों को जोड़ूंगा तो और बताऊंगा। पहले याद रखिएगा कि इसे पठारों का महाद्वीप कहते हैं। इसे पठारों का महाद्वीप कहते हैं। तो याद रखना है कि अफ्रीका जो है इसे ही क्या कहा जाता है, इसे पठारों का महाद्वीप कहते हैं। पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। तो चलिए, हमने देखा कि अफ्रीका जो है इसे ही क्या कहते हैं, पठारों का महाद्वीप कहते हैं। क्लियर हो चुका? ओके। फिर याद रखिएगा, यह दोनों गोलार्धों में विस्तृत है। यह दोनों गोलार्धों में विस्तृत है। यह दोनों गोलार्धों में क्या है, विस्तृत है। तो हमने देखा कि इसे पठारों का महाद्वीप कहते हैं और यह दोनों गोलार्धों में क्या है, विस्तृत है। भूलिएगा नहीं बच्चे कि इसे पठारों का महाद्वीप कहते हैं। ये दोनों गोलार्धों में विस्तृत है इसलिए क्योंकि विषुवत रेखा इसके बीचों बीच गुजरती है। इस बात को याद रखना है कि जो इक्वेटर है, जो विषुवत रेखा है, वो क्या है, इसके बीचों बीच गुजरती है। दिस इज, ये देखिए बच्चे, पहले तो मैंने आपको ये बात दिखा दिया कि विषुवत रेखा जो क्या है, इस महाद्वीप के बीचों बीच गुजरती है। इसलिए महाद्वीप जो है वो क्या है, आपको दोनों गोलार्धों में है। और सिर्फ विषुवत रेखा ही नहीं, याद रखेंगे कि इस महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती है। क्लियर है? तो याद रखना है आपको कि इस महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। तीनों। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस महाद्वीप से ये दोनों गोलार्धों में विस्तृत है, पठारों का महाद्वीप कहते हैं। और इस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। तो चलिए पहले हम कर्क रेखा की बात करते हैं। जरा यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा। और देखिए ये क्या लिखा है मैंने, वेस्ट टू ईस्ट। तो देखिए, पश्चिम से पूरब जाते हुए कर्क रेखा किस किस देशों से गुजरती है। क्लियर है? ये क्रम बना दूं मैं बच्चे। तो सबसे पहले आता है पश्चिमी सहारा। क्लियर है? पश्चिमी सहारा को जब पार करते हैं तो फिर आता है मॉरिटानिया। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया। क्लियर है? तो हमने देखा कि वेस्ट टू ईस्ट कर्क रेखा गुजरती है। वेस्ट में सबसे पहले है पश्चिमी सहारा, फिर है मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, देख सकते हैं बच्चे। अल्जीरिया के बाद लीबिया, चाड एवं मिस्र। लीबिया, चाड एवं मिस्र। क्लियर हो चुका है? तो ये मैंने आपको क्रम बता दिया कि कर्क रेखा पश्चिम से पूरब की ओर गुजरती है, जिसमें पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड और मिस्र आते हैं। क्लियर हो चुका? ठीक। कर्क रेखा के बाद फिर हम आते हैं विषुवत रेखा। जरा देखें विषुवत रेखा भी किस तरह से देशों से गुजर रही है। यही मैं आपको सारा क्रम करा दूं। विषुवत रेखा और ये W2E। देखिए हम वेस्ट टू ईस्ट की ओर जा रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं। विषुवत रेखा को अगर हम देखते हैं
तो क्या होता है, पहले गैबोन, गैबोन, फिर आता है बच्चे कॉन्गो गणराज्य, क्लियर है, गैबोन, कॉन्गो गणराज्य, जायरे, कीनिया, सोमालिया। क्लियर हो गया है? तो भूलना नहीं है बच्चे, ये मैंने आपको विश्व कर्क रेखा बता दिया, W2 विश्वत रेखा भी हमने W2 जान लिया, वेस्ट जान लिया कि किस किस देशों से गुजर रही है। क्लियर है? अच्छा, कर्क रेखा का अगर हम क्रम देखेंगे बच्चे, तो ये देखिए इसी तरफ से ये कर्क रेखा जो है गुजर रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और फिर नीचे से बच्चे मकर रेखा भी गुजरती है। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि ये ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो चलिए मकर रेखा भी का भी क्रम हम यहीं पे कर लें, वो भी क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट, मकर रेखा वेस्ट टू ईस्ट। देखते हैं किस किस से गुजरती है, क्योंकि जनरली पूछ देते हैं कि किस देश से गुजर रही है। तो याद रखिए नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक। देखते बच्चे, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर एवं मेडागास्कर। देखिए मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर, जिसका पुराना नाम है मालागासी। इसका पुराना नाम क्या है बच्चे, मालागासी। ठीक है, ये भी मैंने आपको यहां लिख दिया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्रम था वो हमने बना लिया, क्योंकि याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से मकर रेखा भी क्या है, गुजरती है। ये देखिए मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। क्लियर है? तो बच्चे इस क्रम को याद रखिएगा। जनरली आपसे पूछ देते हैं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट या किस देश से गुजरती है, वो ऑप्शन दे देंगे। तो इस क्रम से अगर आप पढ़े रहेंगे तो फिर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं मिटा दूं, ये बात पूरी आप समझ चुके हैं? ओके। चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अफ्रीका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं। याद रखिएगा निग्रिटो, यहाँ के जो मूल निवासी हैं अफ्रीका के मूल निवासी, उन्हें क्या कहा गया है, निग्रिटो। क्लियर है बच्चे? तो निग्रिटो यहाँ के मूल निवासी है, परंतु इस निग्रिटो संस्कृति का भी विकास सवाना के मैदान में हुआ है। याद रखिएगा कि ये मूल निवासी हैं और निग्रिटो की जो संस्कृति है उसका विकास कहाँ हुआ, तो सवाना के मैदान में। क्लियर है बच्चे? तो फिर से मैं आपको बता दूं कि निग्रिटो इनकी जो संस्कृति का विकास हुआ है, यहाँ पे जान लीजिए निग्रिटो लोगों की संस्कृति का विकास सवाना के मैदान में हुआ है। सवाना के मैदान में हुआ है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखेंगे कि ये मूल निवासी जो है, यहाँ के मूल निवासी कौन है,
ये नेग्रिटो लोग हैं और इनकी संस्कृति का विकास कहाँ से हुआ है? सवाना के मैदान से हुआ। बच्चे याद रखिएगा, मैं आपको इन मैदानों के बारे में भी आगे पढ़ाऊंगा। सवाना उष्णकटिबंधीय गर्म मैदानों को कहते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि सवाना उष्णकटिबंधीय के मैदानों को कहते हैं, जो यहाँ के मूल निवासियों की संस्कृति को इसने जन्म दिया। लेकिन यूरोप से आने वाले जो लोग थे बच्चे, काकेसाइड लोगों को हमेटी या बार्बर, क्लियर है, याद रखिएगा, यूरोप से जो यहाँ पर आए थे, देखिए बच्चे इधर ही यूरोप है उत्तर में, तो यूरोप से यहाँ पर लोग आ गए थे अफ्रीका में, तो देखिए उन लोगों को क्या कहा गया है? तो याद रखेंगे कि यूरोप से आने वाले काकेसाइड लोगों को, यूरोप से आने वाले काकेसाइड, इसका मतलब है कि जो यूरोप की जाति है, प्रजाति है, वो क्या है? काकेसाइड है। क्लियर है बच्चे? तो यूरोप से आने वाले काकेसाइड, यूरोप से आने वाले काकेसाइड लोगों को हमेटी या बार्बर लोगों को हमेटी या बार्बर, क्लियर है बच्चे, कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि यूरोप से जो लोग यहाँ पर आए थे उनकी जाति थी काकेसाइड। जब काकेसाइड लोग यहाँ पर आ गए तो उन्हें ही हमेटी कहा गया और उन्हें ही क्या कहा गया? बार्बर कहा गया। लेकिन जो अरब वासी लोग यहाँ पर आए तो अरब वासियों को समेटी कहा गया। यहाँ पर याद रखेंगे, अरब के जो लोग थे, अरब वासियों को समेटी कहा गया। समेटी कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से यूरोप के लोग आए और इधर से अरब के लोग आए, तो जो यूरोप के लोग आए वो यहाँ पे हमेटी या बार्बर कहे जाने लगे, और जो अरब वासी आए, अरब के लोग जो यहाँ पर आए, तो अरब के लोगों को क्या कहा गया? अरब वासियों को ही यहाँ पर क्या कहा गया? समेटी कहा गया था। क्लियर हो चुका? अच्छा, पश्चिम अफ्रीका में फुलानी और नाइजीरिया में हौसा जनजाति पाई जाती है। ये सब बच्चे याद रखना है आपको कि जो पश्चिम अफ्रीका है, क्लियर है, पश्चिम अफ्रीका में फुलानी लोग, पश्चिम अफ्रीका में फुलानी एवं नाइजीरिया में हौसा लोग पाए जाते हैं। नाइजीरिया में हौसा लोग पाए जाते हैं। क्लियर हो चुका है? तो हमने देखा कि जो अरब के लोग हैं उनको समेटी कहा जाता है, और जो पश्चिम अफ्रीका के लोग हैं वो फुलानी है, और नाइजीरिया में ऐसे लोगों को क्या कहा गया? हौसा कहा गया है। तो बच्चे ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी है कि पश्चिम अफ्रीका में यहाँ लोगों को फुलानी जनजाति है और नाइजीरिया में हौसा जनजाति है। क्लियर है? अच्छा, अब सबसे पहले है कि आखिर इसकी यूरोपीय लोगों ने जब खोज की थी तो वो कहानी क्या थी, थोड़ा उस बात को भी हम जानते हैं। पहले मैं इसे मिटा दूं बच्चे, क्लियर है ना? अब याद रखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी नील यही है। क्लियर है बच्चे? विश्व की सबसे लंबी नदी नील, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है। फिर याद रखना है कि यह झील विषुवत रेखा पर स्थित है। यह झील विषुवत रेखा पर स्थित है। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है बच्चे? विषुवत रेखा पर। ये देखिए, ये बना दिया मैंने विक्टोरिया झील, और इसी विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी जो है क्या निकलती है, जिसका नाम है नाइल नदी। देख सकते हैं? तो ये भूलिएगा नहीं बच्चे, यही क्या है? विक्टोरिया झील है। देखिए मैंने नंबर 1 दे दिया, और ये नंबर 2 ये क्या है? नील नदी है। ठीक है, ये देखिए नंबर 1 विक्टोरिया झील और नंबर 2 मैंने किसको दे दिया? नील नदी को। क्लियर है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील इसी महादेश में है, और बच्चे जो विक्टोरिया झील से निकलती है। और आप एक बात और क्लियर कीजिएगा कि जो विक्टोरिया झील है वो विषुवत रेखा पर स्थित है।
किस पर स्थित है? विषुवत रेखा पर स्थित है। क्लियर है? अच्छा, उत्तरी अफ्रीका में नवीन मोड़दार और बलित पर्वत एटलस भी पाया जाता है। याद रखेंगे कि यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, इसको ही हम एटलस पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इस पर्वत को? एटलस पर्वत कहते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि उत्तरी अफ्रीका में वलित पर्वत एटलस पर्वत पाया जाता है। उत्तरी अफ्रीका में एटलस पर्वत पाया जाता है। पर्वत पाया जाता है। तो उत्तरी अफ्रीका में कौन सा पर्वत पाया जाता है? एटलस पर्वत पाया जाता है। यहां भी समझ में आ गया। अच्छा, जो यूरोप के आल्प्स पर्वत का ही एक भाग है। अब एक बात याद रखेंगे कि संभावित जल विद्युत शक्ति के रूप में अफ्रीका का विश्व में प्रथम स्थान है। क्लियर है? याद रखेंगे संभावित जल शक्ति के लिए, संभावित जल शक्ति के लिए, संभावित जल शक्ति के लिए कांगो नदी, बच्चे उस नदी का क्या नाम है? कांगो नदी में विश्व का सबसे, याद रखिएगा, संभावित जल शक्ति के लिए कांगो नदी में विश्व का सबसे बच्चे क्या उसे बोलते हैं? उच्चतम स्थान है, सबसे बड़ा स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में क्या है? प्रथम स्थान है, यानी अफ्रीका का ही बच्चे क्या है? विश्व में प्रथम स्थान है। इस कांगो नदी में बच्चे संभावित जल शक्ति इसमें बहुत है। संभावित जल शक्ति सबसे ज्यादा किसमें? इस कांगो नदी में है, प्रथम स्थान है। लेकिन क्या है बच्चे कि इसमें बहुत ही उबड़ खाबड़, याद रखिएगा कि कांगो नदी के रास्ते में बहुत ही उबड़ खाबड़ है, इसीलिए हम सही से जल विद्युत नहीं बना पाते। अगर कांगो नदी में इतने उबड़ खाबड़ नहीं होते, अवरोध नहीं होती, तो विश्व में सबसे ज्यादा जल विद्युत यही नदी बनती। कहा जाता है कि लगभग 30% जल विद्युत अकेला कांगो नदी बना सकता है। तो आप समझ सकते हैं बच्चे कि कांगो नदी का कितना महत्वपूर्ण रोल है। क्लियर है? अच्छा, अब अफ्रीका के मध्य में ही कांगो या जायरे बेसिन है। अफ्रीका के मध्य में, क्लियर है बच्चे? अफ्रीका के मध्य में कांगो या जायरे बेसिन है। अफ्रीका के मध्य में क्या है बच्चे? कांगो या जायरे बेसिन है। देखिए, इसे ही कहा गया है कांगो या जायरे बेसिन। क्लियर हो गया? इसको 4 नंबर दे दिया, तो नहीं भूलना है बच्चे। देख सकते हैं कि अफ्रीका के मध्य में क्या है? कांगो या जायरे बेसिन है, और इसमें सालों भर वर्षा होती है। याद रखिएगा, सब बेसिन है, यहाँ सालों भर वर्षा होती है। यहाँ सालों भर वर्षा होती है। यहाँ सालों भर वर्षा होती है। क्लियर है? होती है। यहाँ विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ विषुवत रेखीय जलवायु क्या है? पाई जाती है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? तो अब याद रखना है कि अफ्रीका के मध्य में ही कांगो या जायरे बेसिन है। यहाँ पर सालों भर वर्षा होती है, और यहीं पर विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। क्लियर हो चुका? यहाँ पर क्या पाई जाती है? विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाई जाती है। यानी विषुवत रेखा पर जो सालों भर वर्षा हो रही है, उसी का नाम रख दिया गया है बच्चे क्या? विषुवत रेखीय जलवायु। यानी वही चीज है, उसी को ही हम क्या कह देते हैं? विषुवत रेखीय जलवायु कहते हैं। क्लियर हो चुका? यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई है बच्चे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, पर आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू क्लास।